अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के इस प्रशिक्षण सत्र में अपना मार्गदर्शन देने। जनपद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर एवं फतेहपुर से सम्मिलित सभी प्रधानगण, पंचायत सहायक, सचिव एवं एडीओ पंचायत के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पित की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया है इसके बारे में जानकारी तो दी गई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं कि पंचायत स्तर पे CSC के क्रियान्वयन में, PFMS में समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार किया जाए यह आपको अभी विस्तृत रूप से जो हमारे यहाँ के प्रशिक्षक हैं बताएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अभी वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। क्रियान्वयन में समस्या आ रही है उसके बारे में बताएंगे, अगर कोई नहीं काम कर पा रहा है तो कैसे काम किया जाए वो भी बताएंगे। इसी प्रकार से अभी मनीष जी सोलर एनर्जी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि ग्राम पंचायत में जो सोलर एनर्जी का है उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है PFMS और ई ग्राम स्वराज। कई जगह ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्रधान जी लोग अपना डोंगल जो उनको मिला हुआ है वो जिले पे यूज हो रहा है, ग्राम पंचायत के जो कंप्यूटर उस पर यूज नहीं किया जा रहा है। तो एडीओ साहब आप लोग इसको मॉनिटर करिए, और सचिव और प्रधान जी की पूरी जिम्मेदारी है कि जो पंचायत में बनाए गए हैं कंप्यूटर लगे हुए हैं तो वो भुगतान वहीं से किए जाए, न कि जनपद से या बाहरी किसी वेंडर के यहाँ बैठ के आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। गंभीरता से इस पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं वो आपको अभी विस्तृत रूप से बताया जाएगा, तो जिससे ये आप ना कह सके कि हमें जानकारी ही नहीं थी। आप अपना पैसा और ATM अगर किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं तो ये सरकारी धन का जो आपको मिला हुआ है जिम्मेदारी, आप ये किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? ये बहुत ही गलत चीज है। तो अभी ये आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा और आप इसको मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझेंगे और क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया बताई जाएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने ग्रामीण स्तर पर करेंगे। मुझे बस यही कहना था। अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अपेक्षा सर ने की है वो आप लोग जो है उसको अमल करेंगे। हमारे बीच में ऑफिसर हैं, पूरे स्टेट को देखते हैं, और आप जानकारी देंगे कि ग्राम सचिवालयों को कैसे सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से जन सेवाएं दी जानी है, और उन जन सेवाओं को देने से किस प्रकार से आर्थिक रूप से ग्राम पंचायतें सुदृढ़ होंगी और पंचायत सहायक भी अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। नाउ ओवर टू यू प्रशांत। थैंक यू मनीष। नमस्कार, मैं प्रशांत मिश्रा हूँ और ये जो सेशन है कैसे हम लोग ग्राम सचिवालय से शासकीय सेवाएं जो है अपने ग्राम पंचायत की जनता को दें उसके बारे में किए गए हैं, और आपको क्या कार्रवाइयाँ करनी है अपने स्तर से, और पंचायत सहायक का क्या रोल है, ये सब सारी बातें हम आपको इस स्लाइड में इस सेशन में बताएंगे। 2 अगस्त 2022 को एक शासनादेश निर्गत किया गया कि जिन सेवाओं के लिए हमारी ग्राम पंचायत की जनता को दूर से दूर जाना पड़ता है, चाहे वो जो है ब्लॉक ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो, या फिर जो है पर्टिकुलर विभाग किसी विभाग की सेवा लेना है वहां जाने की बात हो, तो उन लोगों को दूर ट्रेवल करना पड़ता है जो गांव के निवासी हैं, और इसमें उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है और समय की जो है तो लॉस होता ही होता है। तो इस समय आप ये भी जानते हैं कि जो है सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, कंप्यूटर्स का दौर है, और इसीलिए जो है सरकार ने ई-गवर्नेंस लागू किया है कि हमारी, और इस क्रम में हमारी पंचायतें भी IT से अछूती क्यों रहे। और ई-गवर्नेंस का उद्देश्य यही है कि जो है जो सर्विसेज हैं तक उसके द्वार के पास या द्वार उसके घर में या उसके घर के पास मिलना चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेते हुए हम लोगों ने जो है शासन ने निर्णय लिया कि आप जो सेवाएं हैं, जो विभिन्न सेवाएं हैं विभिन्न विभागों की, उसके लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय से ही उनको वो मिलेंगी। लेकिन ये स्टेप हम लोग जो है तब लिए जब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ग्राम सचिवालय उपलब्ध हो गया है, वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो गया है,
तो ये प्री रिक्विजिट है इस हमारी सचिवालय को जो है सेवा दिया जाने का, कि आपके पास अपना पंचायत भवन यूजेबल कंडीशन में होना चाहिए। साथ में जो आईसीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट और जो है प्रिंटर, स्कैनर, ये सब सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है हम ये सेवाएं दे पाएंगे, क्योंकि ये सब ऑनलाइन माध्यम से ही सेवाएं हम लोग जो है प्रोसेस करेंगे उस विभाग को, जिस विभाग की वो सेवाएं होंगी। साथ साथ इसमें ये बात भी कही गई कि 243 सेवाएं नोटिफाइड की गई, कि जो इन 243 सेवाओं को हम लोग अपने ग्राम सचिवालय से देंगे। हो सकता है इसमें से कुछ सेवाएं जो है, मैक्सिमम सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से दी जाएंगी, जो पूर्व में ही राज्य सरकार का पोर्टल है, और ये पोर्टल के माध्यम से जो है जन सेवा केंद्र जो आपकी ग्राम पंचायतों में या अर्बन एरिया में संचालित है वो दे रहे हैं। लेकिन कुछ हो सकता है कुछ सेवाएं जो है अन्य पोर्टल्स के माध्यम से भी दी जाए, जैसे भी बर्थ डेथ की बात हो रही थी इससे पहले जो है इस सेशन में, तो उसके लिए सीआरएस पोर्टल निर्धारित है। तो जो है हम लोग, लेकिन ये 243 जो नोटिफाइड है वो सेवाएं हम लोग ग्राम सचिवालय से जन सामान्य को देंगे। पंचायत सहायक के माध्यम से सेवाएं दी जाएंगी, ये बात भी शासनादेश में कही गई कि क्योंकि पंचायत सहायक ही ऐसा हमारा एक कर्मी है जो हमारी हर ग्राम पंचायत में मौजूद है। हर ग्राम सचिवालय में वही 9 से 10 से 5 उपलब्ध होगा, प्रधान जी के अतिरिक्त। क्योंकि सचिव हमारे पास उतने नंबर में नहीं है, तो इसीलिए पंचायत सहायक को ये जो है जिम्मेदारी दी गई, ये सेवाएं उनके माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जाए। शासनादेश का क्रियान्वयन हम लोगों ने इस तरह से किया कि जो है हम लोग आईटी डिपार्टमेंट से यहाँ कोऑर्डिनेट किए, यहाँ से उनसे पार्टनरशिप किए, और उनके ऑलरेडी जो उनके यहाँ जिला सेवा प्रदाता डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सोसाइटी जिसके अध्यक्ष अधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो है इनको लाइसेंस दिया गया है। सबसे पहला रोल हमारा ये है कि हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क और धरोहर धनराशि उस कंपनी को दे दें, जिस कंपनी को जो है आपकी ग्राम सचिवालय में जनसेवा केंद्र का संचालन करना है। 3 भागों में डिवाइड किया, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी वाले बड़े डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी बी वाले उससे छोटे हैं, कैटेगरी सी वाले सबसे छोटे हैं। तो एक कैटेगराइजेशन किया गया है, जब सबसे बड़े जनपदों को 1,000 रुपए कहा गया है, कैटेगरी बी वालों को 750 और कैटेगरी सी वालों को 500 रुपए। पंजीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष देना है, हमको एक बार देना है, और धरोहर धनराशि हमें जो है सिर्फ एक बार देना है पूरे हमारे उनकी पार्टनरशिप के दौरान में, और वो रिफंडेबल है। पंजीकरण शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा। अब सेकंड आते हैं, ये देंगे कहाँ से हम लोग। तो शासन जैसे प्राविधान किया गया है कि 5,000 रुपए आप केंद्रीय वित्त आयोग की अंटाई तथा राज्य वित्त आयोग की धनराशि से इस कार्य के लिए, मतलब सेवा दिए जाने के कार्य के लिए आप जो है उसमें उसका यूज कर सकते हैं। और यूज करने का तरीका ये बताया गया है कैसे यूज करेंगे। उसमें कहा गया है कि एक पृथक से खाता खोलेंगे आप, जिसका खाते का नाम होगा ओएसआर खाता, ओन सोर्स रेवेन्यू, मतलब अपने स्रोतों से हुई आय के लिए खाता। और इस खाते में आपको इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड की सुविधा लेनी है, ये पत्र के माध्यम से बताया भी गया है। संचालन इसका जो है जो अन्य खाते हैं सेम उसी तरीके से प्रधान और सचिव द्वारा किया जाएगा, लेकिन एक अतिरिक्त कार्य जो है प्रधान जी को इसमें सिंगल हैंडली दिया गया है, वो है वॉलेट रिचार्ज किया जाना। तो एक वॉलेट जैसे पेटीएम फोन पे वॉलेट होता है, वैसे जो कंपनी ये लोग कंपनी है, ये जो बताया मैंने जिनका हम लोग जिनसे पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो हमको वॉलेट देंगे। हम जब हमको फीस दे देंगे, जो भी बताया मैंने, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,500 1,000 रुपए, तो हमको वो उसके जब हमको देंगे तो हमको वो कई सारी चीजें उसके उपलक्ष्य में देंगे। स्लाइड आप देखिए, तो इसमें ये बता रहा है जो 243 सेवाएं मैंने बताया, जिसको जो है नोटिफाइड किया गया है अपनी ग्राम सचिवालय देने के लिए, उन प्रत्येक सेवाओं के लिए, जो प्रत्येक सेवाओं में हो सकता है कि कुछ और पोर्टल भी हो, तो अभी ये आप जान लीजिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जो हम सेवाएं देंगे, मोस्टली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही देना है। उनके लिए एक शासन ने एक फ्लैट रेट निर्धारित किया, 30 रुपए, आवेदक से 30 रुपए लेंगे हम। कोई भी सेवा लेने कोई पर्सन आता है, मान लीजिए कोई आता है कि हमें मृत्यु प्रमाण पत्र, हमें जो है इनकम प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो आप जो है तो उससे 30 रुपए जो है एज ए फीस जो है वो चार्ज करेंगे। अब 30 रुपए, ये बाकी जो आप देखेंगे तो 30 रुपए का जो है डिवीजन दिखाई दे रहा है कि 30 रुपए कैसे जो है जो हमको आवेदक से प्राप्त होगा, उसका कैसे जो है बटेगा वो किसके बेस पे। तो 15 रुपए जाएगा विभिन्न स्टेक होल्डर को, जो एसपी को जाएगा, डीएसपी को नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट शेयर को 3 रुपए जाएगा, डीजीएस सोसाइटी को 10 रुपए जाएगा, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस को 2 रुपए जाएगा। तो ये बॉडीज बनी हुई है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये 15 रुपए इनके बीच में डिवाइड होगा। उससे बहुत ज्यादा हमको जो है लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम द्वारा ये सब पैसा जाएगा, हमारा रोल उसमें नहीं है। हमारा रोल है बचे 15 रुपए में, बचे 15 रुपए में 10 रुपए हमारी ग्राम पंचायत का शेयर होगा, जो कि ओएसआर खाता, जो भी खाता खुलवाने की बात कर रहा था उसमें जमा किया जाना होगा। और 5 रुपए जो है ये निर्धारित किया गया कि पंचायत सहायक को 5 रुपए प्रत्येक सेवा के सापेक्ष परफॉर्मेंस इंसेंटिव के रूप में देंगे। तो मान लीजिए जो है आप हमारा पंचायत सहायक, ये अतिरिक्त है जो मानदेय उनको मिलेगा, उसके अतिरिक्त
मान लीजिए आपको जो है 6,000 रुपये आपको मानदेय के रूप में मिलता है, 6,000 रुपये मानदेय को मिलता है, तो अब आप इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए 1,000 सेवाएं आपने ग्राम सचिवालय से जनता को देते हैं, तो 5 × 1,000 5,000 रुपये आपकी अतिरिक्त आय हो गई। जितनी ज्यादा सेवाएं उतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा 5 का, और ये आपके अकाउंट में महीने के आखिरी में जो कंपनी है वो आपके अकाउंट में डाल देगी। लेकिन हमको ये जरूर एक हम चाहते हैं कि आप बता दें, एक डेमो दे दें कि कैसे जो है वॉलेट रिचार्ज होगा और कैसे जो है पोर्टल के माध्यम से हम लोग आवेदन जो प्राप्त होंगे आवेदक से उसको प्रोसेस करेंगे। तो उन दोनों का मैं आपको एक जो है ब्रीफ में एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। ये आप अपने जो है ब्राउजर पे अपने कंप्यूटर पे जब डालेंगे तो इस तरह का होम पेज खुल के आएगा। मैंने बताया यूजर आईडी पासवर्ड आपको वो देंगे। ये वॉलेट रिचार्ज करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं। तो इसमें आप जो है आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए विंडो खुल के आ जाएगा। ये होम पेज होगा आफ्टर लॉगिन। लेफ्ट साइड देखिए बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं, उसमें एक टैब है माई बिजनेस का। इस माई बिजनेस को क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल के आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में कैश रिचार्ज करके एक विकल्प आएगा, उसको जो है आपको चुनना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो खुल के आ जाएगा। रिचार्ज टाइप, वॉलेट टाइप, उसमें नॉन गवर्नमेंट करके करेंगे। ऐसे ही दूसरी कंपनियों का भी है, मैं इसलिए इस कंपनी का लिया हूँ कि सबसे ज्यादा जो है रीच इसी कंपनी की है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में यही काम कर रहा है। तो नॉन गवर्नमेंट कैश करके क्लिक करेंगे, फिर ये फास्ट रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो खुल के जो जैसे मैंने बताया कि आपको इंटरनेट बैंकिंग क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि वॉलेट जो है बिना नेट बैंकिंग के रिचार्ज नहीं हो पाएगा। कैश का कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है कि कैश से कैसे रिचार्ज करें। तो नेट बैंकिंग चुन, यहाँ 1,000 रुपये लिखेंगे जहाँ इंटर अमाउंट, और नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और प्रधान जी के पास जो पासवर्ड होगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड वो डालेंगे। और फिर इस तरह से आपकी विंडो पे दिखने लगेगा जैसे 3-7 लिखा है, 1,000 रुपये लिखेंगे, 1,000 रुपये का रिचार्ज यहाँ पे दिखने लगेगा कि 1,000 रुपये रिचार्ज हो गया है। तो इस तरह से आपको वॉलेट रिचार्ज करना है। और जैसे मैंने बताया कि इसको डेली का कार्य नहीं है, जब भी हमारा बैलेंस लो होगा तब हमको अपने पंचायत सहायक को प्रधान जी को बताना, प्रधान जी की मदद करके रिचार्ज करा लेना है ये। तो अब आते हैं कि कैसे सर्विसेज देंगे। पंचायत सहायक का जो रोल है, सर्विस कैसे देंगे, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सर्विसेज देंगे, मोस्टली सर्विसेज। और उसमें आवेदन की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का PDF इस पर अपलोडेड है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेवाएं को जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे रखा गया है। इसका एड्रेस से देखिए ऊपर district.up.gov.in। फिर होम पेज आप देखेंगे, होम पेज दिख रहा है इसका। जब क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश योजना खुल के आएगा। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा उसको डालेंगे। डालने के बाद ये विंडो खुल के आएगी। विभिन्न विभागों की सेवाएं दिखाई दे रही है यहाँ पे। देखिए देखते हैं ग्लिम्स की किस तरह की सेवाएं जो है इस पे उपलब्ध हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अधिकतम अधिवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, कुटुंब रजिस्टर की नकल, श्रमिक पंजीयन, नवीन राशन कार्ड, छात्रवृत्ति आवेदन, ऐसे जो है मतलब बंच ऑफ सर्विसेज हैं। इसमें से कुछ सर्विसेज के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप जो है जब पोर्टल खोलेंगे उसमें देखेंगे। बाकी आप ये सारी सर्विसेज आप चाहें तो जो है आप अपने दीवार लेखन भी करा सकते हैं, या आप होर्डिंग बोर्ड भी लगा सकते हैं, बैनर भी लगा सकते हैं कि ये सब सारी सेवाएं जो है जो भी प्रचार प्रसार का आपको लगता हो कि इफेक्टिव माध्यम है अपनी ग्राम पंचायत में, वो आप कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र जो बनवाने के लिए तो उससे 30 रुपए लिखा हुआ शेष शुल्क 30 रुपए हम लोग लेंगे। और प्रत्येक सेवा से सरकार ने कुछ डॉक्यूमेंट डिसाइड कर रखा है कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तभी हम जो सेवा आपको दे पाएंगे। तो आय प्रमाण पत्र के लिए 100 प्रमाणित घोषणा पत्र चाहिए, जिसका PDF मैंने बताया कि अपलोडेड रखा, प्रिंट आउट लेके दे देंगे, वो घोषणा पत्र साइन करके दे देगा। राशन कार्ड की छाया प्रति चाहिए होगी। वेतन भोगी होने की दशा में वेतन पर्ची, मतलब अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो फिर जो है उसको अपनी सैलरी स्लिप भी देनी होगी। राइट साइड में आप देखेंगे जो है ये फॉर्म बना हुआ है, जो है ये फॉर्म भरवा सकते हैं उससे आवेदक से। और भरवाने के बाद फिर आपको उस फॉर्म के बेसिस पे ये फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर नीचे देखिए कि जगह लिख के आ रहा है दर्ज करें या संशोधन करें। संशोधन करें मतलब हो गया कि अगर कोई चीज गलत हो गई आपके भरने में तो आप उसको दोबारा संशोधित कर सकते हैं। दर्ज करने का मतलब हो गया सबमिट हो गया फॉर्म। फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा आपके वॉलेट पे, ठीक है, जिसके सापेक्ष आपको पैसा 30 रुपये कटना है। तो इस यहाँ वॉलेट पे आ गया। अब जैसे ही पासवर्ड आप डालेंगे, ठीक है, अपना ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड, वैसे ही 30 रुपये कट जाएगा। और इस तरह से रिसीट का एक विंडो खुल के आ जाएगा कि 30 रुपये आपको कट गया। और EDC वाले पोर्टल पे पेमेंट सक्सेसफुल करके जो है लिख के आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल। इस तरह से आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। और एक ये रिसीट ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से और आवेदक को दे देंगे। और यहाँ नीचे साइन का ऑप्शन है, पंचायत सहायक यहाँ साइन करेंगे और फिर इसको ये जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है उस जो आवेदक होगा उसको दे देंगे। इसमें लिखा हुआ 30 रुपये आप हमने प्राप्त किया आपसे, किस सेवा का सापेक्ष प्राप्त किया, किस डेट को प्राप्त किया, कौन सा जो है केंद्र है, हमारा ग्राम सचिवालय है, ये सारी चीजें कितने दिन में मिलेगा, ये सारी चीजें एक्नॉलेजमेंट स्लिप में
मिलेंगी आपको इस सेशन में। तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, तभी हम लोग जो है सेवाएं अपने ग्राम सचिवालय से दे पाएंगे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आईसीटी इंफ्रा में क्या आएगा? कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, स्कैनर, स्टेशनरीज, पेपर, ये सारी बेसिक चीजें आप इंश्योर कर लें आपके ग्राम सचिवालय में हो। कि अगर आप बल्कि एक सेवा करके देखिए, एक सेवा वॉलेट रिचार्ज करिए, फिर एक सेवा जो है कोई भी सेवा, चाहे स्वयं के लिए ले लीजिए या अपने प्रधान जी को इश्यू कर दीजिए या किसी अन्य व्यक्ति को कर दिए, एक सेवा करके देख लीजिए। तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी ग्राम सचिवालय आप सेवा सर्विस देने में कोई दिक्कत नहीं, जब भी आवेदक आएगा वो सेवा उसको मिल जाएगी। देखते हैं आप लोग की क्या क्वेरीज हैं। सीएससी की मोहर की नेम की बनानी है सर। अभी आप मोहर के चक्कर में मत रहिए, अभी साइन करके दे दीजिए। आप साइन कर देंगे माना जाएगा। हम मोहर अगर बनाई जाए, कोई इस तरह का निर्देश होगा तो मैं यहाँ से निर्देश भेजेंगे मोहर बनाने के लिए भी। शुभकामनाएं। थैंक यू प्रशांत सर। सीआरएस हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिससे रजिस्ट्रेशन होते हैं। डिफरेंट स्टेट में अलग अलग पोर्टल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूपी में सिर्फ सीआरएस से ही रजिस्ट्रेशन होते हैं। जो कि प्रिंट आउट निकलता है, क्यूआर कोडेड होता है, वही मान्य है। बाकी हाथ से बने हुए सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं है। पुराने सर्टिफिकेट जो हाथ से बने हुए थे या ई डिस्ट्रिक्ट यानी नगर सेवा से बने हुए सर्टिफिकेट थे, उनको सीआरएस पे माइग्रेट किया जा सकता है। रजिस्ट्रार वो कर सकते हैं, तो वो एड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट में जाके कर सकते हैं, वो मैं आगे बता दूंगी आपको। अच्छा, दो तीन चीजें हैं, जैसे मृत जन्म की के बारे में लोगों को नहीं पता होता है यूजुअली रूरल एरिया में। एक स्टिल बर्थ करके रजिस्ट्रेशन होता है। जो बच्चे जीवित नहीं पैदा हुए हैं, मृत पैदा हुए हैं, उन बच्चों का जन्म या मृत्यु पंजीकरण नहीं होता है, उनका मृत जन्म पंजीकरण होता है। इंस्टीट्यूट्स को तो पता है, वो हॉस्पिटल्स में वेल नोन टर्म है, लेकिन आपके रूरल एरिया में या कभी पंचायत सेक्रेटरी ने शायद किया भी नहीं होगा एक भी स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो पंचायत सचिव के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके एरिया में जो सब सेंटर्स हैं, सब सेंटर गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट है, बट आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट अगर है ग्रामीण क्षेत्र में, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनका रजिस्ट्रेशन वो खुद ही करेंगे, बट सब सेंटर्स का आपको करना होता है। तो सब सेंटर से और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आपके एरिया में है, उनसे आप स्टिल बर्थ की इंफॉर्मेशन जरूर ले लिया करिए। फॉर्म जो भरा जाता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। फिर इसके फायदे क्या हैं, जन्म पंजीकरण क्यों करवाते हैं लोग? इसका रीजन यही है कि विद्यालय में प्रवेश के लिए चाहिए होता है आधार कार्ड। आजकल 0 to 5 years का आधार कार्ड जो बनते हैं बच्चों के, उसमें भी जन्म पंजीकरण ही मान्य है, और कोई भी सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मान्य नहीं है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य है। तो आपके पास और डिपार्टमेंट से भी आएंगी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है बच्चे का, इस वजह से आधार नहीं बन पा रहा है। हायरार्की वाला स्लाइड कर दीजिए आदित्य जी। अब हम आते हैं कि रजिस्ट्रार कौन है। मुख्य रजिस्ट्रार चिकित्सा महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य है, फिर राज्य स्तर पे, और निदेशक पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र में आपके अपर मुख्य रजिस्ट्रार है। जिला स्तर पे जिला रजिस्ट्रार आपके जिलाधिकारी है, अपर जिला रजिस्ट्रार ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी या डीपीआरओ है। स्थानीय स्तर पे आपके पंचायत सचिव हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपके राज्य जिला स्तर पे जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते, वो गवर्न करते हैं रूल्स को, या कोई जियो निकालना है या यूजर आईडी पासवर्ड से रिलेटेड इश्यूज है तो। और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो पंचायत सचिव करते हैं रजिस्ट्रेशन करने का। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार डिफाइंड है एक्ट में, पंचायत सचिव ही है। पंचायत सहायक, प्रधान, ये सब नोटिफायर्स हैं जो नोटिफाई कर सकते हैं कि इंसिडेंस हुआ है, उस पे रजिस्ट्रार को एक्ट करना होता है। इन्फॉर्मेंट आईडी पंचायत सचिव दे सकते हैं आपके पंचायत सहायक को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, सब सेंटर को, जिससे वो 21 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो आपके सब सेंटर रजिस्ट्रे है या पंचायत सहायक है। पंचायत सहायक को रजिस्ट्रार का नहीं मिल सकता आईडी, ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं, उनको नहीं मिल सकता। कारण इसका है कि रजिस्ट्रार का डिफाइंड क्राइटेरिया है आरबीडी एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग पंचायत सचिव ही रजिस्ट्रार है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। कितने ये हमारे जो मैंने बताया कि घटना के स्थान के आधार पे कौन सूचक या अधिसूचक हो सकता है, ये डिफाइंड है। आरबीडी एक्ट उनको अधिकार देता है कि ये सूचना प्रोवाइड करे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार उस पर एक्ट भी करे। आपके सब सेंटर की एएनएम वो इन्फॉर्मेंट है। आशा घर में जो डिलीवरी हो रही है उसके लिए इन्फॉर्मेंट है। जो पंचायत सहायक की कुछ ट्रेनिंग्स हुई थी उसमें भी मैंने बताया था कि पंचायत सहायक एक वीकली बेसिस पे कांटेक्ट रखें आशा के साथ, ताकि उनसे पता
पता लग जाए कि घर में कोई डिलीवरी हुई है अगर और उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसको फैसिलिटेट करें रजिस्ट्रेशन के लिए पंचायत सचिव से ये अनुरोध है कि आप प्लीज सिर्फ इसका वेट मत करो कि आएगा कोई तब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। आप रजिस्ट्रेशन जो बल्क में आप कर सकते हो, सब सेंटर का, प्राइवेट हॉस्पिटल का, या जो इन्फॉर्मेशन आपको आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आपके प्रधान, बाकी आपके सहायक से मिल रही है, तो उनका रजिस्ट्रेशन आप कर लो। आपको सर्टिफिकेट मत बांटो जाके, आप सर्टिफिकेट जब बेनिफिशियरी लेने आए तब दो, लेकिन रजिस्ट्रेशन टाइम में कर लो। तो वो जो रूरल का परसेंटेज की वजह से पूरे ओवरऑल यूपी का परसेंटेज कम हो रहा है, वो नहीं होगा। 5% तक है रजिस्ट्रेशन कई डिस्ट्रिक्ट्स के विद इन 30 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होना चाहिए? 21 दिन आइडियल पीरियड है रजिस्ट्रार के लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रार को बहुत टाइम मिल जाता है 21 दिन में वेरीफाई करने का, सारी चीजें, आपके पास कितने सारे हेल्पिंग हैंड हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो, तो 21 दिन में तो आपको कर लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। 30 दिन के अंदर 2 रुपए विलम्ब शुल्क है, 21 दिन के ऊपर हो जाता है अगर। 30 दिन से 1 साल के अंदर अगर होता है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रार को एक नोटरी और 5 रुपए विलम्ब शुल्क उस रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करना होता है। 1 साल के ऊपर अगर होता है 10 रुपए विलम्ब शुल्क और एसडीएम का लेटर चाहिए होता है। और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि एसडीएम परमिशन नहीं देते हैं अगर प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, आपने सबमिट नहीं किया रजिस्ट्रार ने। तो 1 साल के ऊपर मतलब आप कितनी भी एज लिमिट डिफाइन नहीं है कि कितने साल तक का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं 10 साल का क्या प्रक्रिया है, प्रकरण के लिए सेम प्रक्रिया है, लेकिन जितना एज बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल होगा रजिस्ट्रार को उस रजिस्ट्रेशन को करवाना और परमिशन लेना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये फॉर्म 1 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। फॉर्म 1A दत्तक बच्चे या अडॉप्शन किए हुए बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जिसमें कि गोदनामा या कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है, जब तभी आप करोगे। फॉर्म 2 मृत्यु के लिए है। 3 मृतजन यानी स्टिल बर्थ के लिए है। 4 या 4A अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डेथ हुई है जो आपकी जुरिडिक्शन में है, उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो, तो अगर वहां पे डॉक्टर है तो डॉक्टर को ये फॉर्म भरना होता है। और डेथ के केस में आपको फॉर्म 2 और फॉर्म 4 दोनों लोगे। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे तो आपको करना ही नहीं है। 5-6 आपके प्रमाण पत्र हैं। 7-8-9 रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स अगर आप हाथ से नहीं बना के रख रहे हो तो आपको मंथ के एंड में रिपोर्ट, ये सचिव के लिए है इन्फॉर्मेशन। आप जब लॉग इन करते हो तब रिपोर्ट का सेक्शन दिखता है आपको, रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाइए, मंथ सेलेक्ट करिए, आप बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ की रिपोर्ट प्रिंट आउट निकालिए, साइन स्टैम्प करके आप एक फाइल में फाइलिंग कर दीजिए। ये मंथ ऑन मंथ आप करते जाओगे, यही आपका जन्म मृत्यु का रजिस्टर बन जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका नेक्स्ट रजिस्टर जो आएगा आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स नहीं वो कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट। ये फॉर्म 1 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ये। नेक्स्ट इज फॉर्म 2। फिर फॉर्म 4 और 4A है। ये इन्फॉर्मेंट भी भर सकते हैं, अगर इन्फॉर्मेंट यानी कि पेरेंट्स नहीं, लिटरेसी नहीं है, तो आप भी भर सकते हो। फॉर्म 4 सिर्फ डॉक्टर को भरना होता है। ये CRS.orgi.gov.in की साइट है। इसमें RBT एक्ट, सर्कुलर, एनुअल रिपोर्ट, फॉर्म्स, FAQ सब डाउनलोडेबल है। ये विदाउट लॉगिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रधान भी कर सकते हैं, सहायक भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और अर्जित करने के लिए। अच्छा, ये अगर आपके पंचायत सचिव, सहायकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर सचिव आपको इन्फॉर्मेंट आईडी नहीं दे रहे हैं तो जनरल पब्लिक साइन अप का यहाँ पे एक प्रोविजन है जहाँ फॉरगेट पासवर्ड है। जनरल पब्लिक साइन अप से आप इंडिविजुअल पेरेंट या बेनिफिशियरी के लिए लॉगिन बना सकते हो। सारे जो फॉर्म्स हैं भरे हुए, आधार वगैरह एक साथ स्कैन करिए, अपलोड कर दीजिए और अपने आप पंचायत सचिव को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे करके आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अप्लाई किया है। तो वो अपने लॉगिन आईडी से जब लॉगिन करेंगे तो उनको दिखेगा, तो वहां पे वो अप्रूव कर देंगे अगर, तो सर्टिफिकेट आप निकाल के दे सकते हो बेनिफिशियरी को। ये 21 डेज के अंदर ही कर सकते हो, इवेंट के 21 डेज के। मान लिया आज बर्थ हुई है तो आज से 21 दिन तक का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इससे। फिर लॉगिन करने के बाद रजिस्टर का आईडी ऐसे दिखता है, बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ के कॉलम्स रहते हैं। बर्थ में जाएंगे आप तो आपका एड बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है। फिर एड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट भी दिखता है। एड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट, तो जो मैंने आपको बताया अभी सेशन की शुरुआत में कि जो आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं हाथ से बने हुए ई नगर सेवा के, उसको आप माइग्रेट कर सकते हो। उस पे 10 साल के बच्चे का भी कर सकते हो, 20 साल का भी, उसमें कोई डिलेट फीस नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, आप सिर्फ माइग्रेट कर रहे हो। सेम फॉर डेथ रजिस्ट्रेशन। करेक्शन रजिस्ट्रार कर सकते हैं,
नाम ऐड करना, नाम में करेक्शन करना, ये सारी चीजें रजिस्ट्रार ही कर सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट विदाउट नाम जारी किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ अगर आता है कि नहीं बच्चे का नाम रख लेंगे तब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आप उनको बोलिए कि रजिस्ट्रेशन आप करवा लो, नाम आप बाद में ऐड करवा लेना, विदाउट नेम भी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब आप वो उस पे कर दीजिए फेसिमल, ये सेकंड लास्ट स्लाइड जो थी ना, हाँ ये। अब ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट देखिए, दोनों सर्टिफिकेट सेम है, बट एक सर्टिफिकेट जो है सेकंड वाला है उसमें साइन नहीं है। क्यूआर कोड है, बार कोड है, भारत सरकार का लोगो है, आरजीआई का लोगो है, बट क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे सेकंड वाले सर्टिफिकेट को तो उसमें ये साइन नहीं दिखेगा। साइन ना दिखने का रीजन यही है कि रजिस्ट्रार कुछ कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करते हैं हाथ से, तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। अगर आधार बनेगा इस बच्चे का तो वो जो आपके आधार ऑपरेटर है वही इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि साइन नहीं है रजिस्ट्रार का। सिग्नेचर अपलोड करिए, जैसे फर्स्ट वाले में है फेसिमल सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड करिए, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप जब लॉगिन करते हो रजिस्ट्रार के आईडी से, अपडेट प्रोफाइल, यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे, अपडेट प्रोफाइल में आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट स्लाइड, फिर आप नाम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा, जेंडर सेलेक्ट करोगे और फेसिमल सिग्नेचर का दिया हुआ कितना साइज हाइट विड्थ होना चाहिए वो आप अपलोड कर दोगे, सबमिट कर दोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई सच चेंज हो जाता है तो आपको फिर से ये प्रोसेस करना